जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। कल हमने एक टॉपिक शुरू किया था विरासत का कि हमने वारसान का तयन कैसे करना है। तो उसमें हमने थोड़ा सा देखा था कि जो डायरेक्ट हेयर्स होते हैं वो उसको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाया था मैंने। वो एक इंट्रोडक्शन में आ जाता है क्योंकि इतना वसी टॉपिक है कि उसके ऊपर 5-6 लेक्चर जो है ना वो बहुत ज़रूरी हैं ताकि उसको प्रॉपर तरीके से समझा जा सके। तो आज हमने देखना है कि जो तीन हमने हिस्सेदार बनाए हैं, यानी कि जो तीन कैटेगरीज वारसान की हैं, उनको हमने किस तरीके से डिफाइन करना है और वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो है ना वो जो मैंने डायरेक्ट शेयरर बताया था कि ये डायरेक्ट हैं, ये इनका जो है ना वो ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो वो है कि जो डायरेक्ट शेयरर जिनका हिस्सा मुकर्रर कर दिया गया है ना, जिनका हिस्सा यानी कि शरीयत में कानून में फिक्स कर दिया गया है कि इनको इतना ही मिलना है। और लेकिन वो फ्लक्चुएट होता है, वेरिएबल होता है, यानी कि अगर कोई दूसरा कोई उसका वारस आ जाता है तो फिर उसके मुताबिक उसको वेरिएशन होती है। वो वेरिएशन तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन पहले हम देखते हैं कि उनका हिस्सा अगर मुकर्रर है तो वो कौन कौन से हैं जिनका मुकर्रर किया गया है। जैसे कि मतलब बाप है, अगर कोई मुतवफ़ी फौत होता है तो बाप है तो उसका शेयर जो है वो 1/6 हिस्सा मुकर्रर किया गया है। तो ये पहली कैटेगरी में जो है ना वो वालिद साहब आते हैं। उसके बाद वालदा है, उसका भी 1/6 हिस्सा है, लेकिन वो कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें वो वेरी करता है, यानी 1/6 से ज़्यादा हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। कई ऐसी सिचुएशन होंगी, जैसे अगर मुतवफ़ी की बच्चे नहीं हैं, बीवी नहीं है, उसकी एक बहन है, तो वालदा का हिस्सा 1/3 हो जाएगा। या अगर दो या दो से ज़्यादा बहनें हैं तो फिर वो 1/6 हो जाएगा। इस तरीके से, यानी कि वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम अलग हर एक का डिस्कस करेंगे किस तरह किसका हिस्सा जो है ना वो फ्लक्चुएट और वेरिएबल होता है और कैसे बदलता रहता है। लेकिन अभी हम ये देखना कि जिनके हिस्से फिक्स कर दिए गए हैं ना वो शेयरर हैं। जैसे कि वालिद साहब हैं, वो भी शेयरर हैं, वालदा भी शेयरर हैं। इस तरह बीवी जो है ना वो शेयरर है कि बीवी का हिस्सा फिक्स किया गया कि अगर औलाद मौजूद है तो फिर उसको 1/8 हिस्सा मिलेगा, अगर औलाद नहीं है तो उसको 1/4 मिलेगा। लेकिन जो बेटा है वो वेरिएबल है। बेटा बेटी जो है वो वेरिएबल है, क्योंकि अगर पहले जो हिस्से निकलना है ना वो वालिद का निकलना है, वालदा का निकलना है और बीवी या खामन का निकलना है। उसके बाद जो बचेगा वो बेटे को और बेटी को मिलेगा, बेटियों को मिलेगा, इसलिए उनको रेजिडुअरी में रखा जाता है। तो वालिद साहब अगर वालिद साहब का अगर शेयर है, वालिद साहब अगर मौजूद नहीं है, अगर वालिद मौजूद नहीं है तो पहले देखा जाएगा कि उसका दादा मौजूद है, क्योंकि वालिद का शेयर जो है ना वो फिर दादा को जाएगा। पहले वो दादा जो है ना वो उसका वो फर्स्ट डिग्री जो है उसका वारस है ना वो उसमें आता है कि अगर वालिद मौजूद नहीं है, क्योंकि अगर वालिद मौजूद है तो फिर वो दादा को शेयर नहीं जाएगा। तो फिर वही शेयर जो वालिद का हिस्सा है वो दादा को चला जाएगा, उसका फिर 1/6 हिस्सा हो जाएगा। इस तरीके से अगर वालदा मौजूद नहीं है तो फिर नानी है, नानी को उसका शेयर जाएगा। इस तरह बेटी और बेटी को जो है ना वो अगर कोई दूसरा नहीं है, अगर एक बेटी है, सिर्फ एक बेटी है, तो उसका शेयर फिक्स कर दिया गया कि उसको फुल प्रॉपर्टी से 1/2 हिस्सा मिलेगा। यानी कि ये नहीं है कि वो पहले बाप का, माँ का और बीवी का निकलेगा तो बाद में से नहीं, उसको टोटल प्रॉपर्टी से 1/2 हिस्सा मिलेगा। इसी तरह अगर दो या दो से ज़्यादा बेटियाँ हैं तो उनको भी फिक्स कर दिया गया कि 2/3 हिस्सा, यानी कि टोटल प्रॉपर्टी के 3 हिस्से किए जाएंगे, उसमें से 2 हिस्से उनको चले जाएंगे। तो बाकी जो है वो रेजिजुअली उसमें कोई नहीं है। अगर वालिद मौजूद है, वालदा मौजूद है, बीवी भी मौजूद है, तो बेटियां 2 से ज़्यादा हैं तो उनका हिस्सा भी फिक्स कर दिया गया। तो इसके अलावा जो सन्स डॉटर्स, यानी कि जो बेटा फौत हो गया है, जो बेटा पहले उसकी डेथ हो चुकी है, अब और कोई बेटा नहीं है, तो उसकी उसकी जो आगे बेटियां हैं वो भी अपनी जो डिसीज जो मुतवफ़ी है उसकी बेटियों के हिसाब से उसको हिस्सा, उनको हिस्सा मिलेगा। जैसे बेटी अगर एक है तो उसको 1/2 मिलता है। इस तरह अगर वो बेटे की बेटी एक है तो उसको 1/2 मिलेगा, और अगर उसके उस बेटे की आगे दो या दो से तीन, दो तीन ज़्यादा बेटियां हैं तो उनको 2/3 हिस्सा मिलेगा। दो या दो से ज़्यादा बेटियां तो 2/3 हिस्सा मिलेगा। इसी तरह उसके बाद वो जो आता है उनका वालदा की तरफ से, अगर कोई सगा भाई बहन है तो उनका भी हिस्सा फिक्स है। और अगर वालदा की अगर वैसे कोई सगी सगी बहन मौजूद है तो उसका भी 1/2 हिस्सा है। अगर यानी कि कोई और बेटा नहीं है, बेटी भी नहीं, औलाद भी नहीं है, वालदा और बाप को तो हिस्सा चला गया, तो बाकी जो बचता है अगर बहन मौजूद है
तो उसको 1/2 हिस्सा मिलेगा। भाई नहीं है तो अगर भाई मौजूद है तो फिर भाई के साथ वो शेयर हो जाएगा, उसका वो रेजिजुअली में आ जाएगी, वो दूसरी कैटेगरी में चली जाएगी कि भाई को डबल मिलेगा और बहन को आधा मिलेगा। तो लेकिन अगर भाई भी मौजूद नहीं है तो फिर बहन को 1/2 हिस्सा मिलेगा, जैसे बेटी को मिलता है 1/2। और इसी तरह अगर दो या 2 से ज़्यादा बहनें हैं तो बिल्कुल बेटी की तरह, जैसे बेटी को 1/2 हिस्सा मिला इसी तरह बहन को भी 2/3 हिस्सा मिलेगा। तो इस लिहाज से हमारी जो फर्स्ट कैटेगरी है वो मुकम्मल होती है कि बाप, दादा, खावन, बीवी, माँ, नानी, बेटी, बेटा, पोता, पोती, बेटे की पोती, वालदा की तरफ से जो सगा बहन भाई है, और इसी तरह सगी बहन, वालद की तरफ से जो सगी बहन है। यानी कि ये वालद की तरफ से सगी बहन का मतलब है कि वालदा उसकी डिफरेंट है, और वालदा की तरफ से सगी बहन का मतलब है कि उसका वालद डिफरेंट है। उसके बाद हमारी दूसरी कैटेगरी आ जाती है, उनके हिस्से फिक्स नहीं है, वो उनकी कोई रेशियो परसेंटेज फिक्स नहीं की गई, वो जो पहली कैटेगरी से बचेगा वो दूसरी कैटेगरी में उसी तरतीब से जाएगा। वो तरतीब आप ज़रा गौर से सुने और इसको कि अपने पास नोट कर लें, रिकॉर्ड कर लें, लिख लें। वो तरतीब इस तरह है कि वो जो जैसे जैसे मैं बताऊँगा वैसे वैसे वो तरतीब है। और अगर पहला बंदा मौजूद है तो फिर नेक्स्ट नहीं आएगा, वो नेक्स्ट को निकाल देगा, क्योंकि वो रेजिजुअली में उसका फिक्स नहीं है। अगर पहला बंदा मौजूद है तो बाकी जितनी बची प्रॉपर्टी वो सारी उसको जाएगी। उसमें वो बेटा बेटी तो पहले हमने देख लिया कि अगर वालद वालदा का हिस्सा चला गया तो बाकी जो रेजिजुअली बचा वो बेटे को चला गया। बेटा अगर अकेला भी है तो वो सारा ले गया, अगर उसके साथ बेटी है तो वो बेटे को 2 हिस्से और बेटी को 1 हिस्सा मिलेगा, वो ख़त्म हो गया काम। अब उसके बाद देखना है कि अगर बेटा नहीं है तो बेटे का कोई बेटा, कोई पहला बेटा कोई फौत हो गया तो उसका आगे बेटा है पोता, वो सारा ले जाएगा। अगर उसके उसकी कोई बहन है आगे, यानी कि उसकी डिसीज फौतशुदा बेटे की आगे बेटी है कोई, तो वो अपने भाई के साथ जो है ना वो उसको 50% पे, आधे पे, यानी कि वो आ जाएंगे। और इसी तरह ये नीचे को जाएगी सारी इसकी पीढ़ी, लेकिन इतनी नीचे जाती नहीं है क्योंकि पोता पोते के आगे बेटा, बेटे के आगे उसका बेटा, इस तरीके से यानी कि ये चलेगा। तो उसके बाद नेक्स्ट रेजिडरी जो है ना वो बाप है। अगर बाप मौजूद है तो बाप ने अपना हिस्सा तो ले लिया, लेकिन उसके बाद अगर बेटियों को दे के कुछ बच जाता है तो वो भी बाप को जाएगा अगर बाप मौजूद है। लेकिन अगर बाप मौजूद नहीं है तो फिर दादा है, दादा भी रेजिडरी में आ जाएगा कि अगर दादा ने अपना हिस्सा तो पहले ले लिया, लेकिन उसके बाद अगर प्रॉपर्टी बचती है तो वो भी दादा को चली जाएगी। इसी तरह भाई आ जाता है बाद में, अगर दादा भी मौजूद नहीं है तो फिर वो प्रॉपर्टी जो है ना वो रेजिडरी में सेकंड कैटेगरी में वो भाई आता है, फिर बहन आती है, फिर बाप की तरफ से सगा भाई है, फिर बाप की तरफ से सगी बहन है, फिर सगा भतीजा, उसके बाद सगा भतीजा आएगा, उसके बाद बाप की तरफ से भाई का बेटा, यानी कि बाप एक है, बाप की तरफ से जो सगा है उसका उसका भाई का बेटा, इस तरह भाई का पोता, फिर वो आगे उसकी वो लड़ी चलेगी, बाप की तरफ से भाई का पोता, बाप का चचा या बाप का ताया, और बाप का जो भाई जो कि दादा की दूसरी बीवी से हो लेकिन दादा एक ही हो, वो आएगा। उसके बाद जो है ना बाप का वो भाई जो कि दादा की दूसरी बीवी से है उसका बेटा, यानी कि वो उसकी फिर आगे उसकी लड़ी चलेगी। तो ये हमारे रेजिजुअली है। अगर ये हमारी सेकंड लाइन यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, ये कोई 18-19 जो है ना वो बनते हैं रिश्ते, जो कि हमारी दूसरी लाइन सेकंड लाइन है। और उसके बाद हमारी तीसरी लाइन आती है। जल्दी जल्दी से मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप सुन के आप इसको नोट कर लें किसी पेपर पे इसी तरीके से, तो फिर आपको सारी चीज़ सब उसके बाद उसको आप देखेंगे तो समझ आ जाएगी, क्योंकि टाइम शॉर्ट होता है। ये 8-10 मिनट की मैंने वो वीडियो रिकॉर्ड करनी होती है और उसमें मैंने वो पूरा जो है ना आप लोगों को समझाना होता है। अगर रेजिडरीज भी नहीं है, अगर डायरेक्ट शेयर्स में से हिस्सा बच गया है और जो ये सेकंड लाइन के जो हमने डिफाइन किए हैं इनमें भी मौजूद नहीं है, तो फिर आगे तीसरी लाइन चलती है। उसमें जो अगर कोई बेटी फौत हो चुकी है पहले, अब कोई हिस्सा बच गया है सेकंड लाइन से बच गया, तो फिर हमने देखना है कि जो मुतवफ़ी है या मुतवफ़िया है उसकी कोई बेटी पहले फौत हो चुकी है तो उसके आगे बच्चे, उनको फिर हिस्सा जाएगा। अगर वो भी नहीं है तो फिर हम देखेंगे कि उसका कोई बेटा फौत हो गया, उसके आगे पोता भी कोई नहीं है, उसकी पोती कोई मौजूद है या उसके आगे बच्चे कोई मौजूद हैं, तो फिर सेकंड नंबर पे वो आएगा। थर्ड नंबर पे वालदा का दादा, वालदा का वालद यानी नाना, और बाप का नाना, ये थर्ड नंबर पे आएंगे। फोर्थ नंबर पे फिर उसके बाद आएगा नाना की अम्मी,
वालदा के दादा नाना की अम्मी, दादा या नाना की अम्मी, और बाप के दादा या नाना की अम्मी, ये सारे तरतीब में आएंगे। पाँचवें नंबर पे भाई की बेटियां और आगे उनकी औलाद, यानी कि भतीजियाँ जो है ना वो इधर आके फिर वो रैजी जुलीजी भी निकल गई, सेकंड लाइन भी निकल गई, फर्स्ट लाइन भी निकल गई, कोई रिश्तेदार नहीं बचा। तो फिर ये पहले वो नाना की अम्मी, वालदा का दादा वगैरह वो भी निकल गए। तो फिर हमने देखना है कि भाई की बेटियां जो है ना, वो भतीजियाँ जो है ना, अगर कोई मौजूद है, या आगे भतीजी कोई नहीं है, वो फौत हो गई है, भाई भी फौत हो गया, भतीजी भी फौत हो गई, और उसकी आगे कोई औलाद मौजूद है तो फिर उनकी तरफ जाएगा। फिर छठे नंबर पे आता है बाप की तरफ से सगे भाई की बेटियां और आगे उनकी औलाद। सातवें नंबर पे माँ की तरफ से सगे भाई के बच्चे और उनकी औलाद। आठवें नंबर पे सगे भाई की के बेटे की बेटियां, सगे भाई के बेटे की बेटियां। और नौवें नंबर पे बाप की तरफ से सगे भाई के बेटे की बेटियां। दसवें नंबर पे भांजे भांजियां, जो आपके सगे भांजे भांजियां ना वो फिर आएंगे, यानी कि वो बहन के जो आगे बच्चे या उससे भी आगे फिर उनके बच्चे। बाप की तरफ से सगे बहन के बच्चे और आगे उनकी औलाद। 12 नंबर पे वालदा की तरफ से सगी बहन के बच्चे और आगे उनकी औलाद। 13 नंबर पे वालद के चचा या ताया की बेटी और आगे उसके बच्चे। 14 नंबर पे वालद का जो दादा की तरफ से जो सगा भाई है, दादी नहीं है सगी लेकिन दादा सगा है, उसकी बेटी और आगे उसके बच्चे। और वालद की दादी की तरफ से जो सगा भाई है उसकी बेटी और आगे उसके बच्चे। 16 नंबर पे वालद के चचा ताया की बेटी और आगे उनकी बेटियां और आगे उनके बच्चे। तो आगे फिर वालद की तरफ से कोई फुफ्फो, कोई खाला, या वालद का कोई और कोई आंटी वगैरह कोई, यानी कि रिश्ते में फुफ्फो खाला या ज़्यादा होंगी, या चाची कोई अगर कोई मौजूद है तो फिर आगे वो या उनकी आगे औलाद। तो उसके बाद वालदा का कोई अगर कोई चाचा ताया या फिर वालदा की तरफ कोई फुफ्फो या फिर उसकी मामू या उसकी खाला को, वालदा की खाला अगर मौजूद है तो आगे वो या उनकी आगे औलाद अगर। और अगर उसके बाद फिर ये सारे थर्ड लाइन के आ जाते हैं। और उसके बाद ये है कि अगर कोई रिलेटिव, कोई दूर नज़दीक से कोई बरादरी से कोई बचता है तो फिर वो आ जाता है, जो फिर क्लेम करता है कि वो यानी कि बहुत एंड पे चला जाता है काम। तो ये हमने ये जो तीन कैटेगरीज है ना ये हमने डिफाइन कर दी हैं, ये आप लिख लें। अब नेक्स्ट में हम ये देखेंगे कि कौन कौन से रिश्ते जो करीबी रिश्ते हैं उनके ऊपर कौन कौन से असरअंदाज होते हैं और किस तरीके से उनका शेयर जो है ना वो आगे डिस्पर्स होता है और वो फ्लक्चुएट होता है, वेरिएबल हो जाता है, वो कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है, वो किस तरीके से होता है ये हम नेक्स्ट में देखेंगे इंशाल्लाह। इसको आप लिख लें पेपर पे ये सारी तीनों कैटेगरीज, और उसके बाद फिर आप देखें कि आप किस जगह पे फॉल करते हैं। बहुत शुक्रिया।